दोस्तों, आज हम ऐसे महान श्री के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनका कार्य बहुत ही महान है। वह श्री का नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। वीडियो को आगे देखने से पहले नॉलेज ऑफ प्लेटफॉर्म इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में से एक थीं। एक समाज सुधारक और एक कवि थी। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के साथ भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का प्रयास किया। वह और उनके पति भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिड़े के निवास या भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। उनका जन्मस्थान शिरवल से लगभग 15 किलोमीटर 9.3 मील और पुणे से 50 किलोमीटर 31 मील दूर है। वह लक्ष्मी और पाटिल की 4 संतानों में सबसे छोटी बेटी थीं, जो दोनों माली समुदाय से थे। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले से 9 या 10 साल की उम्र में शादी की, जबकि वह 13 साल के थे। शिक्षा। सावित्रीबाई अपनी शादी के समय अनपढ़ थीं। उनके पति ने उन्हें और साथ ही अपनी चचेरी बहन सगुणाबाई क्षीरसागर को उनके खेत पर काम करते हुए घर पर ही शिक्षित किया। एक बार जब उन्होंने ज्योतिराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने दोस्तों सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने खुद को 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया। पहला अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। अपने प्रशिक्षण को देखते हुए सावित्रीबाई पहली महिला भारतीय शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका हो सकती हैं। आजीविका। अपनी शिक्षिका की शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ज्योतिबा फुले की बहन सगुणाबाई क्षीरसागर के साथ मिलकर ऐसा किया, जो एक क्रांतिकारी नारीवादी और ज्योतिराव की गुरु थीं। सगुणाबाई के साथ पढ़ाना शुरू करने के कुछ समय बाद सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने सगुणाबाई के साथ मिलकर भिड़ेवाड़ा में अपना स्कूल शुरू किया। भिड़ेवाड़ा तात्या साहेब भिड़े का घर था, जो तीनों द्वारा किए जा रहे काम से प्रेरित थे। भिड़ेवाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल था। 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले पुणे में लड़कियों के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। तीनों स्कूलों में कुल मिलाकर लगभग 150 छात्राएं नामांकित थीं। पाठ्यक्रम की तरह तीनों स्कूलों द्वारा अपनाई गई शिक्षण पद्धतियां सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों से भिन्न थीं। फुले के तरीकों को सरकारी स्कूलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों से बेहतर माना जाता था। इस प्रतिष्ठा के परिणामस्वरूप फुले के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कों की संख्या से अधिक थी। दुर्भाग्य से सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की सफलता को स्थानीय रूढ़िवादी विचारों वाले समुदाय से बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कंदुकुरी ने कहा कि सावित्रीबाई अक्सर एक अतिरिक्त साड़ी लेकर अपने स्कूल जाती थीं, क्योंकि उनके रूढ़िवादी विरोध के कारण उन पर पत्थरों, गोबर और मौखिक दुर्व्यवहार से हमला किया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ज्योतिराव के पिता के घर पर रह रहे थे। हालांकि 1839 में ज्योतिराव के पिता ने दंपति को अपना घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनके काम को मनुस्मृति और उसके व्युत्पन्न ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पाप माना जाता था। ज्योतिराव के पिता के घर से बाहर जाने के बाद फुले परिवार ज्योतिराव के एक मित्र उस्मान शेख के परिवार के साथ रहने लगा। यहीं पर सावित्रीबाई की मुलाकात फातिमा बेगम शेख नामक एक करीबी दोस्त और सहकर्मी से हुई। शेख पर एक प्रमुख विद्वान नसरीन सैयद के अनुसार फातिमा शेख पहले से ही पढ़ना और लिखना जानती थी, इसलिए उनके भाई उस्मान, जो ज्योतिबा के मित्र थे, ने फातिमा को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह सावित्रीबाई के साथ नॉर्मल स्कूल गईं और दोनों ने एक साथ स्नातक किया। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थीं। फातिमा, सावित्रीबाई और शेख के घर में 1849 में एक स्कूल खोला। 1850 के दशक में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 2 शैक्षणिक ट्रस्टों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे थे नेटिव मेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मांग्स आदि। इन 2 ट्रस्टों ने कई स्कूलों को शामिल किया, जिनका नेतृत्व सावित्रीबाई फुले और बाद में फातिमा शेख ने किया। 15 सितंबर 1853 को ईसाई मिशनरी पत्रिका ज्ञानोदय को दिए गए एक साक्षात्कार में ज्योतिराव ने सावित्रीबाई और अपने कार्यों का सारांश देते हुए कहा, मेरे मन में यह बात आई कि माँ के कारण बच्चे में जो सुधार आता है
वह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है। इसलिए जो लोग इस देश के सुख और कल्याण के बारे में चिंतित हैं, उन्हें निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और अगर वे चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो उन्हें ज्ञान देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस विचार के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। लेकिन मेरे जाति के भाइयों को ये पसंद नहीं आया कि मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूं और मेरे अपने पिता ने हमें घर से निकाल दिया। कोई भी स्कूल के लिए जगह देने को तैयार नहीं था और न ही हमारे पास इसे बनाने के लिए पैसे थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लहुजी राग राउत मांग और रणबा महार ने अपने जाति के भाइयों को शिक्षित होने के लाभों के बारे में समझाया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया और कुल 18 स्कूल खोले। दंपति ने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह अनुवाद बाल हत्या रोकने के लिए केंद्र नामक एक देखभाल केंद्र भी खोला और उनके बच्चों को जन्म देने और बचाने में मदद की। व्यक्तिगत जीवन। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यशवंतराव को गोद लिया था, जो एक ब्राह्मण विधवा का बेटा था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब यशवंत की शादी होने वाली थी तो कोई भी उसे लड़की देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक विधवा से पैदा हुआ था। इसलिए सावित्रीबाई ने संभवतः फरवरी 1889 में अपने संगठन के कार्यकर्ता डायनोबा सासाने की बेटी से उसकी शादी तय की। मृत्यु। सावित्रीबाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने दुनिया भर में फैली तीसरी महामारी ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला, जब यह 1897 में नालासोपारा के आसपास के क्षेत्र में फैला था। क्लिनिक पुणे के बाहरी इलाके में संक्रमण से मुक्त क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सावित्रीबाई पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को बचाने की कोशिश में वीरतापूर्वक मर गईं। ये जानने पर कि बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को मुंधवा के बाहर महार बस्ती में प्लेग हो गया है, सावित्रीबाई फुले दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले गईं। इस प्रक्रिया में सावित्रीबाई फुले प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। कविता और अन्य कार्य। सावित्रीबाई फुले एक लेखिका और कवियत्री भी थीं। उन्होंने 1854 में काव्य फुले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित की और जाओ शिक्षा प्राप्त करो नामक एक कविता भी लिखी, जिसमें उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित हैं। अपने अनुभव और काम के परिणामस्वरूप वह एक उत्साही नारीवादी बन गईं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए एक सभा स्थल की भी मांग की जो जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त हो। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये था कि उपस्थित सभी महिलाओं को एक ही चटाई पर बैठना था। वह एक शिशु हत्या विरोधी कार्यकर्ता भी थीं। उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम गृह नामक एक महिला आश्रय गृह खोला, जहां ब्राह्मण विधवाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती थीं और उन्हें वहां छोड़ सकती थीं, जहां वे चाहें तो गोद ले सकती थीं। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। अपने पति ज्योतिराव को लिखे पत्र में सावित्रीबाई ने एक लड़के की कहानी बताई जिसे निचली जाति की महिला के साथ संबंध बनाने के कारण उसके साथी ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डाला जाने वाला था। तभी सावित्रीबाई ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने लिखा, मुझे उनकी हत्या की योजना के बारे में पता चला। मैं मौके पर पहुंची और उन्हें डराकर भगा दिया। ब्रिटिश कानून के तहत प्रेमियों को मारने के गंभीर परिणामों की ओर इशारा किया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। परंपरा। सावित्रीबाई फुले की विरासत आज भी जीवित है। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके काम का बहुत सम्मान किया जाता है। B.R. अम्बेडकर और अन्नाभाऊ साठे के साथ फुले पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से एक प्रतीक बन गए हैं। मानवाधिकार अभियान एक मांग। अम्बेडकरवादी निकाय की स्थानीय शाखाओं में महिलाएं अक्सर उनकी जयंती, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में जन्मदिन पर जुलूस निकालती हैं। पुणे सिटी कॉर्पोरेशन ने 1983 में उनके लिए एक स्मारक बनाया। कहाँ 10 मार्च 1998 को भारतीय डाक द्वारा फुले के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। सावित्रीबाई की जन्मतिथि 3 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में विशेष रूप से लड़कियों के स्कूलों में बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है। 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। 3 जनवरी 2017 को सर्च इंजन गूगल ने सावित्रीबाई फुले की 186वीं जयंती को गूगल डूडल के साथ चिन्हित किया। लोकप्रिय संस्कृति में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले उनके जीवन पर आधारित एक भारतीय नाटक टेलीविजन श्रृंखला 2016 में डीडी नेशनल पर प्रसारित की गई थी।
आई सावित्री ज्योती सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जीवन और कार्य पर आधारित एक मराठी नाटक टेलीविजन श्रृंखला 2019-2020 में सोनी मराठी पर प्रसारित की गई थी। सावित्रीबाई फुले एक भारतीय कन्नड़ भाषा की बायोपिक 2018 में फुले के बारे में बनाई गई थी। 2021 में पुणे विश्वविद्यालय ने फुले की 12.5 फीट की आत्मकद कांस्य धातु की प्रतिमा बनाई। इसका उद्घाटन 2022 में किया गया।